अब जैसे जैसे बिहार में जांच आगे बढ़ रही है, ईओयू जांच कर रही है, वैसे वैसे इसके जो कनेक्शन हैं, इसके जो तार हैं, वो दूर दूर तक फैले हुए नजर आ रहे हैं। हजारीबाग तक ये जांच की आज पहुंच चुकी है। वहां ओएसएस स्कूल के टीचर से पूछताछ हो चुकी है। अभी आपने स्कूल के संचालक का बयान सुना, जो ये बता रहा है कि एक रात पहले बच्चे आए थे, नीचे वाले कमरे में थे, उनके पास क्वेश्चन पेपर था और इस बात की जानकारी उसे जिस दिन परीक्षा थी उस दिन लगती है 10 से 11 बजे के करीब, 2 बजे परीक्षा होनी थी। अब कैसे ये पूरा फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत पेपर लीक हुआ है हर्षवर्धन जी, ये तो प्लानिंग से समझ में आ रहा है। झारखंड तक मामला पहुंच रहा है और ये सिर्फ अभी एक स्टेट का मामला है, अलग अलग स्टेट में तो जांच होना बाकी है अभी। देखिए, मुझे लगता है कि अब ये जिस तरफ जा रहा है, आज नहीं तो कल सरकार को ये परीक्षा रद्द करनी ही पड़ेगी। ये नहीं हो सकता है। अभी तक देखिए था कि एक सेंटर पर हुआ है, एक जगह पर हुआ है। अगर कई अलग अलग ऐसे लोग दिख रहे हैं और अब तो दिखने लगे हैं ना, दूसरे शहरों में भी जांच जा रही है और उसमें कहा जा रहा है कि पेपर लीक हुआ। अभी कौन ये सुनिश्चित कर पाएगा कि पेपर लीक हुआ भी तो बच्चों को पेपर मिल पाया कि नहीं मिल पाया, समय से मिल पाया कि नहीं मिल पाया। और ये तो आधार होता नहीं, आधार तो बस इतना होता है कि गड़बड़ हुई है या नहीं हुई है। इसमें गड़बड़ होती हुई साफ दिख रही है और मुझे लगता है कि सीबीआई अब इसकी जांच कर रही है, तो सीबीआई को इसे लेकर आना चाहिए। लेकिन एक बात और है, अगर ऐसी चीजें समझ में आने लगी हैं तो काउंसलिंग की डेट नजदीक आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। बेहतर होगा कि उससे पहले सरकार कोई निर्णय ले जो छात्रों को थोड़ा सा चिंता से बाहर भी लाए और इसके साथ ही वो ये भी बताए कि अगली परीक्षा कब होने वाली है, कौन कराएगा, उसके लिए क्या क्या फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं, ये भी बताना चाहिए। अच्छा, इस मामले में राहुल जी देरी तो शुरुआत से ही हुई ना। ईओयू जानकारी मांगता रहा एनटीए से, जो अवशेष मिले थे जले हुए पेपर के। अगर उस वक्त जानकारी मिल जाती तो हजारीबाग में जहां कल पहुंची है ईओयू, वो बहुत पहले पहुंच चुकी होती और बहुत पहले पता चल जाता कि ये सेंटर हो सकता है जहां से पेपर लीक हुआ है। देखिए, पूरा रायता जो है वो एनटीए ने ही फैलाया। अगर उसको ये पता चल गया था, जो उसने अपना ही थर्ड पार्टी के जरिए जो है सर्वे करवाया था सेंटर्स का, उसको 12 दिन बाद पता चल गया था कि बहुत सारी जो है वो अनियमितताएं हैं इस सारे मामले में, तो उनको पहले ही एक्शन लेना चाहिए था। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास मामला है, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या करना है। लेकिन इस सब में एक जो देरी की बात है वो उससे आगे भी देरी है कि देखिए, अगर जितना आप देर करेंगे उतना ही जो बच्चे हैं उनका साल जो है वो खराब होने की तरफ जाएगा। अब जो है एक तारीख तय है कि इस काउंसलिंग होनी है, उसके बाद एडमिशन होना है। अगर आप पहले ही फैसला करेंगे तो चीजें जल्दी हो पाएंगी, वरना अगर फैसले में इसमें देरी होगी तो और ये जो है आगे बढ़ेगा सारा। फिर नीट की परीक्षा कब होगी, फिर आगे काउंसलिंग कब होगी, सारा दिक्कत है। और मुझे ये मानना है कि अगर ये कि पेपर जो नीट का अंडर ग्रेजुएट पेपर है ये कैंसिल किया जाता तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वो छात्र जो कि इसको पहली बार क्रैक कर चुके हैं, जो कर सकते हैं, जिनको विश्वास है, वो दूसरी बार भी क्रैक कर लेंगे। ये तुक्का तो होता नहीं, जिसकी पढ़ाई होती है, जिसने तैयारी की होती है, दोबारा भी क्रैक कर ले। नहीं भाई, मैं इससे थोड़ा सा असहमत हूँ। देखिए, ये बात सही है कि तैयारी होती है तो आप दूसरी बार भी कर लेंगे, तीसरी बार भी कर लेंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ें आपके भाग्य से ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इस बार आप जानते हैं, दूसरी बार नहीं जानते होंगे। तो एक बार, कई बार ऐसा होता है कि सिविल सर्विसेज में के अगर आधार पर आप जो है एग्जाम में जा रहे हैं तो बड़ी अजीब बात है। लेकिन देखिए, पढ़ाई के आधार पर जा रहे हैं तो नहीं, ऐसा होता नहीं है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखते हैं तो बहुत बार ऐसा है कि मेंस लिखने वाला भी अगली बार पीटी में फेल कर गया है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ा नहीं है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके लिए नहीं हो सकता है। इस बार मेरा बहुत अच्छा हुआ हो, अगली बार मेरा नहीं भी हो सकता है। और ऐसे कोई ये तुक्का की बात नहीं है। ये भी एक सवाल होता है। तो मुझे लगता है कि जब ऐसी घटना घटती है तो जो लोग का एग्जाम अच्छा होता है वो लोग बेचारे बड़े दुखी हो रहते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के। ये इतना काम आसान नहीं है। ये कह देना बड़ा आसान हो जाता है कि ठीक है, आपने पढ़ लिया है, तैयारी कर ली है, तो अगली बार भी आप दे दीजिए, क्या दिक्कत है आपको। ये कहना बड़ा आसान है। वैसे ही है कि भाई आप जैसे हम लोग कहते हैं ना, आपने कुछ अपराध किया ही नहीं है तो आपको मोबाइल अपना पासवर्ड देने में आपको दिक्कत क्या है, आप दे दीजिए ना। लेकिन फिर भी लोग उसी को डिफेंड करने के लिए नहीं हो, तो उनका अपना अधिकार है, मोबाइल का पासवर्ड नहीं देंगे, वो उनका व्यक्तिगत अधिकार है। ऐसा नहीं होता है। पर क्या ये रागी जी की राय हो सकती है? मेरा ये मानना है कि जो एक बार क्रैक कर सकता है दोबारा भी क्रैक कर सकता है, और वो उतनी पढ़ाई की होती है उसने। वो तकनीकी तौर पर ये ठीक नहीं, क्योंकि कई बच्चे होता है कि बाकायदा
इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूं, और अगली बार वो मेंस भी नहीं निकाल पाते और बाद में तो कुछ बिल्कुल। प्री भी नहीं निकाल पाते। ये हम लोग चूंकि ढेर सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव ऐसे बच्चे रहे, एग्जाम तो वो दिखते हैं। ऐसे लेकिन ठीक है, एक कहा जा सकता है कि भाई ठीक है, जो तैयारी करेगा वो आगे भी कर सकता है, ये जनरल स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। इसीलिए, और आप सोचिए कि जिसका आखिरी वर्ष हो, इस तरह से आप समझिए जिसने 3 साल से तैयारी की है और तीसरे वर्ष में उसका लिस्ट में नाम आया हो, मतलब मेरिट लिस्ट में, तब उसके लिए कितना बड़ा संकट होगा कि वो 1 साल और आगे उसकी तैयारी करे। तो कई कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन फिर भी कोई बीच का रास्ता तो निकालना ठीक पड़ता है। देखिए, बहुत सारी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों का जवाब सरकार को देना है। सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है, कल से संसद का सत्र शुरू होगा। अब मोदी सरकार 3.0 के सामने और कितनी चुनौतियां हैं? नीट का मसला तो विपक्ष की तरफ से उठाया ही जाएगा, लेकिन इसके अलावा और सदन में क्या क्या हो सकता है? देखिए, प्रोटेम स्पीकर चुने गए, उस पर भी विपक्ष ने अपने सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। जयराम रमेश ने कहा है कि परंपरा के मुताबिक चुनाव नहीं हुआ है, क्योंकि वरिष्ठता के आधार पर चुनाव होना था। 8वां कार्यकाल जिन सांसदों का है उनमें से किसी एक का चयन होना था, जिसमें वो के सुरेश की बात कर रहे हैं, के वीरेंद्र की बात कर रहे हैं। वो केंद्रीय मंत्री हैं तो उनका ऑप्शन खत्म हो जाता है, इसलिए के सुरेश प्रोटेम स्पीकर बनने चाहिए थे मेहताब जी की जगह, ये जयराम रमेश कह रहे हैं। इसके अलावा स्पीकर को लेकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर भी इस वक्त जो चर्चाएं हैं वो बहुत तेजी के साथ चल रही हैं। बाकायदा बैठकें हो रही हैं। राजनाथ सिंह के घर पर 17 से 18 जून को बैठक हुई। जानकारी यह है कि बीजेपी चाहती है कि उनका स्पीकर बने, हालांकि जेडीयू ने अपना रुख साफ कर दिया है। जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी का जो भी फैसला होगा, जो भी चेहरा बीजेपी सामने रखेगी स्पीकर के तौर पर, हम उसके साथ रहेंगे। टीडीपी का क्या रुख होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि इस बार डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो विपक्ष को मिलना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो संभावना ये है कि स्पीकर के सामने अपना कैंडिडेट विपक्ष की तरफ से भी उतारा जा सकता है। तो बहुत सारी चुनौतियां इस वक्त सरकार के सामने होंगी, मोदी सरकार 3.0 के सामने समीर जी देखने को मिल रही हैं। निश्चित रूप से उसमें कोई दो राय नहीं कि चुनौतियां तो बहुत रहेगी। देखिए, अगर विपक्ष चाहता है कि संसद चले तो वो बातचीत का और संवाद का रास्ता निकाल सकता है, लेकिन अगर विपक्ष तय कर आएगा कल पार्लियामेंट के अंदर कि किसी भी स्थिति में संसद को नहीं चलने देना है, तो देखिए फिर कोई भी मुद्दे वो उठा सकते हैं और संसद को बाधित कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार भी ये मान के चल रही है कि विपक्ष इसी तैयारी से आने वाला होगा। देखिए, जो प्रोटेम स्पीकर का जो मामला जो कांग्रेस उठा रही है, मुझे लग रहा है वो कांग्रेस का एक गलत एजेंडा है, गलत रास्ते पर चल रही है। आप देखिए, पिछले 2019 के इसमें वीरेंद्र खटीक को जब भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, उस समय मेनका गांधी भी सबसे सीनियर थी, लेकिन चूंकि मेनका गांधी की कंटिन्यूटी काउंट नहीं हो पा रही थी, इसी कारण वीरेंद्र खटीक को बनाया गया था। अगर जो कांग्रेस जिस आधार पर इसमें उनके अपने के सुरेश के लिए मांग रही है, केरल के सांसद के लिए, अगर वही आधार अगर लगता तो मेनका गांधी बन जाती है। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद मेनका गांधी को पीछे छोड़कर वीरेंद्र खटीक को दिया था, क्योंकि वो लगातार जीत के आने वाले सीनियर सांसद थे, और जो 2019 में लागू किया था भारतीय जनता पार्टी ने, वही 2024 के अंदर लागू कर रही है। और उसी आधार पर प्रोटेम स्पीकर मेहताब जो उड़ीसा से आते हैं, कटक के सांसद लगातार, वह बने। तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष इसमें जीत छोड़ना चाहिए। यह विपक्ष का कहना ठीक है कि भाई स्पीकर अगर भारतीय जनता पार्टी का बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, तो विपक्ष को डेप्यूटी का दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है कि हाँ डेप्यूटी का देंगे, तो ये कोई जरूरी नहीं कि डेप्यूटी का पद कांग्रेस को मिले। हो सकता है विपक्ष में तो और भी पार्टियां हैं, किसी और को भी डेप्यूटी का पद मिल सकता है। अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या कांग्रेस को छोड़कर जो दूसरे विपक्ष में दल हैं उनको किसी को डेप्यूटी का पद ऑफर करती है, या एनडीए में जो उनके सहयोगी दल है, तेलुगु देशम पार्टी है या कोई अन्य पार्टी है, उसको वो डेप्यूटी का पद, स्पीकर का पद देती है। यह सरकार की रणनीति का हिस्सा है। सरकार तय करेगी कि उन्हें किस तरीके से बनना है। सबसे पहले सरकार अपने स्पीकर को लेकर आएगी। सरकार ने किसी को स्पीकर बनाया, सरकार ने तय कर लिया होगा नरेंद्र मोदी जी ने कि किसी स्पीकर बनाना है। मुझे लग रहा है ये 15 तारीख को डिक्लेयर हो जाएगा कि 18वीं सत्र का जो स्पीकर है वो कौन बनने जा रहा है। और मुझे लग रहा है डेप्यूटी स्पीकर को लेकर भी सरकार ने अपना निर्णय ले लिया होगा कि क्या ये किसी एनडीए के सहयोगों को देना है या विपक्ष में कांग्रेस को देना है या कांग्रेस के साथ जो कोई अन्य दल है विपक्ष है उसको देना है। ये देखना होगा। मुझे लग रहा है अभी सरकार इसी खुलासा नहीं करेगी, लेकिन ये तय है कि पहले अभी कांग्रेस ये भी बता दे कि अगर वो विपक्ष का पद मांग रही है डेप्यूटी का, तो ये भी बता दे कि हमारी तरफ से विपक्ष का नेता कौन होगा। कांग्रेस अभी तक ये भी तय नहीं कर पाई है कांग्रेस को बनना है विपक्ष का नेता का पद, तो बता देते कि राहुल गांधी रहेंगे या ये विपक्ष का नेता बनने वाला है। कल से पार्लियामेंट शुरू हो रहा है, कांग्रेस अभी तक इस बात का जिक्र नहीं किया है, तो कांग्रेस पहले अपने नेता का नाम भी बता दे। सरकार तय है कि स्पीकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रहा है। डेप्यूटी स्पीकर मुझे लग रहा है एनडीए के किसी सहयोगी दल को मिल सकता है, और अगर सरकार को लगता है तो विपक्ष में को भी वो दे सकती है, लेकिन एनडीए के किसी सहयोगी दल की मुझे संभावना ज्यादा लग रही है डेप्यूटी स्पीकर बनने की। हो सकता है वो तेलुगु देशम पार्टी से कोई बने।